400 कमरों का होटल था। अभी अभी कुछ आतंकवादियों ने कुछ लोगों को ढेर करके आतंक मचाकर वहां शरण ली थी। देश में अफरा तफरी का माहौल था, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा आगे। हर जगह टेंशन का माहौल था, डर का माहौल था। तभी तुम्हारे जैसे एक नौजवान आईपीएस ऑफिसर को लीडर बना के भेजा जाता है एक टीम के साथ। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उन लोगों को, तभी उनके सामने एक ब्लूप्रिंट मिलता है उस बिल्डिंग का, जहां पर पूरा चप्पा चप्पा मालूम हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ सीढ़ियां है, कौन सा रूम कहाँ है, कहाँ डाइनिंग हॉल है, कहाँ अंडरग्राउंड बना हुआ, कहाँ टनल बना हुआ, सब कुछ। और एक बेहतर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ ही समय में उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है। दोस्तों, ये रहा ब्लूप्रिंट का नतीजा। अगर वो ब्लूप्रिंट नहीं मिलता तो और न जाने कितने टाइम लग जाता, और न जाना क्या क्या हो सकता था। वो ब्लूप्रिंट ने उस आने वाली घटनाओं को कम कर दिया और बहुत जल्दी उस पर विजय पा लिया उन्होंने। इसी तरह रावण से प्रभु श्री राम से पहले बहुत लोगों ने लड़ाई करी, कोई मार ना सका। प्रभु श्री राम को जब विभीषण बताता है कि प्रभु उसका जान उसकी नाभि में समाया हुआ बैठा है, अगर एक बार उसके नाभि में साथ दे तो उसकी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और वैसे हुआ भी। अगर विभीषण ने न बताया होता कि नाभि में उसकी जान की हलक बैठी हुई है, तो शायद श्री राम को बहुत मुश्किलों का सामना पड़ता है, भगवान होते हुए भी। तो विभीषण ने प्रभु श्री राम को सिलेबस बता दिया, और प्रभु श्री राम ने बस उस पर अमल किया, और रिजल्ट उनके हाथ में। इस तरफ कबीरदास भी कह चुके हैं, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो दोस्तों, बहुत सारी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा। सिलेबस वो चीज है जो आपको बताता है कि आपको जाना कहाँ है, कौन सी चीजों पर कितना फोकस करना है, किस पर आपको कितना बल लगाना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना, किस पर कम देना है। ये सिलेबस का पार्ट है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी बिना सिलेबस को समझे, आपके पास एक बेहतर मौका है। तो ठहरिए, सिलेबस को देखिए, परखिए और समझिए, फिर आगे तैयारी में बढ़िए। देखेंगे आपके हाथ में रिजल्ट होगा। आप जरूर आईएएस, आईपीएस और अलग अलग ऑफिसर बनेंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिटेल्स यूपीएससी सीएससी की डिटेल सिलेबस की, जो आपको सिखा देगा कि सिलेबस की चीजें क्या क्या है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं, विदाउट सिलेबस समझे, या नए तैयारी करने आ रहे हैं, तो पहले सिलेबस को समझ लीजिए, फिर कदम बढ़ाइए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि रंजन, आप देख रहे हैं प्रेम आईएएस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम प्रीलिम्स के सिलेबस पे। सिलेबस देखने से पहले एक दो बातें देख लेते हैं। जो यूपीएससी का ये जो प्रीलिम्स टेस्ट होता है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी छटनी का टेस्ट। इसमें आपको पहले ही बताया था कि 6 से 7 लाख लोग बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें सिर्फ 12 से लेकर 15,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो मतलब कितने बच्चे फेल हो गए। तो जो एबल है, जो योग्य है, बस उन्हीं बच्चों को मेंस के लिए प्रेफर किया जाता है। इसका सिद्धांत या इसका देने का पर्पज ही यही है। तो एक बात और देख लेते हैं, ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग मतलब इस पर आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर ऐसा मोटा मोटा समझिए, 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 1 क्वेश्चन सही वाला भी आपका 0 मार्क देखा जाएगा। अभी तक हमने देख लिया है कि यूपीएससी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। किसमें कितना पेपर होता है, कितने नंबर का होता है, कितने कब होगा, सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे रखी है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, पहले वहाँ जाकर देखिए, फिर आप सिलेबस की वीडियो देखिए। अब आते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस पे। जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के, एक ही दिन देना होता है। उसमें जीएस फर्स्ट का सिलेबस हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ मोटा मोटा यूपीएससी, और ये सोर्स बहुत ऑथेंटिक है, हमने वेबसाइट से लिया है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये इस पर अंधा विश्वास कर सकते हैं। ये सिलेबस, यही सिलेबस है। पहला लाइन दिया है, करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट मतलब जो घटनाएं हो रही हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वो चाहे जियोग्राफी से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, या इन्वायरमेंटल घटनाएं हैं, सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ बस एक लाइन दे रखा है, इससे आपको कैसे पता चलेगा कितना पढ़ना है। तो हम इसका आकलन या इसका समझ कैसे विकसित कर सकते हैं, पीआईक्यू से।
10 से 15 साल का PYQ को अगर हम समझे, एनालिसिस करें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक पर कितना रेंज तक पढ़ना है, कितनी गहराई से पढ़नी है। और करंट इवेंट मतलब एक करंट अफेयर है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है प्रीलिम्स के पेपर में। 20 से 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक इसका रेंज रहता है, तो बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स में करंट अफेयर। दूसरे लाइन पे आते हैं कि यहाँ पर दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब सिर्फ यहाँ हिस्ट्री के 3 पार्ट हो गए, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। तो यहाँ पर 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है कि इस प्रीलिम्स में सिर्फ इंडिया का हिस्ट्री पूछा है, उसके नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब सारी चीज़ें बात होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ ज़्यादा मतलब नहीं है, उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और फिर हम जियोग्राफी देख रहे हैं। जियोग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी बोल रहा है यहाँ पर। आपको ध्यान देने की बात है कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अभी आप देख रहे हो प्रीलिम्स में बस एक लाइन का सिलेबस दे रखा है। जब हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको रिलेट करके दिखाएंगे। और आपको ये भी समझना होगा मेंस का सिलेबस बहुत ही डिटेल में दिया है। प्रीलिम्स का सिलेबस उतने डिटेल में नहीं है, बस एक लाइन लिख दी गई है। तो यहाँ पर दिया है इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था, जैसे पंचायत राज व्यवस्था कैसी है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, राइट्स इशू, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी और पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो पॉवर्टी के बारे में, डेमोग्राफिक के बारे में, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के बारे में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में गहराई से पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट में है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब। और लास्ट में दिया है जनरल साइंस एंड टेक का भी हिस्सा है। मैं अभी आपको बता भी दे रहा हूँ पेपर में आता कैसा है। पेपर आप जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह आ रहा है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड होता है, कई कॉन्सेप्ट मिला के दिया गया होता है। तो जो हम सिलेबस की समझ ऐसे रखते हैं कि प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया है दिमाग में होना चाहिए, सारे पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। अगर आप सिलेबस के कीवर्ड भी आप दिमाग में रखें तो आप रास्ते से भटकेंगे नहीं। तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स का पेपर। अब हम चलते हैं सीसैट में, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। लॉजिकल रीजनिंग है और जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, चार्ट, ग्राफ, टेबल, ये सब एक्सेट्रा सब दिखाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है क्लास एक्स मतलब 10, क्लास 10वीं के लेवल का है। लेकिन दोस्तों पिछले कई सालों का पेपर अगर देखें तो बहुत हाई लेवल का, ये बहुत डेप्थ लेवल का, बहुत एनालिटिकल लेवल का क्वेश्चन आता है। इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जीएस फर्स्ट पेपर में यानी फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं, 110, 105, लेकिन सीसैट में फेल हो जाते हैं। तो सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बस इसमें 33% मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत 80 क्वेश्चन में से अगर 28-29 क्वेश्चन सही से कर पा रहे हो तो ठीक ठाक है। तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। अब चलते हैं मेंस के सिलेबस पर। मेंस का सिलेबस बहुत ही डिटेल में है, और मेंस के सिलेबस देखने से पहले कुछ बातें पढ़ लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा आपको पता है कि मेंस में 9 पेपर देने होते हैं। उसमें ऑप्शनल के पेपर होते हैं 2। आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि 250-250 नंबर के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ना, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, ये सब कम से कम 23-24 सब्जेक्ट दिए हैं। और काफ़ी सारे लिटरेचर हैं, सारे लैंग्वेज के लिटरेचर, हिंदी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, सब लिटरेचर। आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद है। तो
यहाँ पर वेबसाइट में दे रखा है। इसका सिलेबस की बात, जो ऑप्शनल का सिलेबस है वो जब ऑप्शनल आप लेंगे, चूज करेंगे, उसका ही टीचर, जिस टीचर से आप पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देगा सिलेबस के बारे में। तो हम मेंस के सिलेबस में पढ़ते हैं और जो सारे कॉमन पेपर हैं उनके बारे में। तो आपको बताया था कि कंपलसरी पेपर होते हैं दो कंपलसरी पेपर होते हैं। पहले हम पेपर को देख लेते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे कॉम्प्रिहेंशन पूछा है, कहीं पे वोकैब पूछा है, शॉर्ट ऐसे पूछा है। तो इसके सिलेबस में देखते हैं ना यहाँ पर, तो इंग्लिश और एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का पेपर है इंडियन लैंग्वेज का। इसमें पूछेगा क्या क्या, एक कॉम्प्रिहेंशन है और एक प्रेसिस राइटिंग है, यूजेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट ऐसे। और इसी तरह इंडियन लैंग्वेज में क्या पूछ रहा है, प्रेसिस राइटिंग है, यूजेज एंड वोकैबुलरी एंड शॉर्ट ऐसे। शॉर्ट से ऐसे ट्रांसलेट करने को भी आता है, इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश को इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए आता है। तो ये भी पास मार्किंग पेपर है। 300 नंबर में से आपको 75 नंबर लाने होते हैं, यानी 25% का पासिंग मार्क दिया। अगर ये पास नहीं करेंगे तो आपको जो और पेपर है, ऑप्शनल है और मेंस के सब्जेक्ट है, वो कॉपी जचेंगी नहीं आपकी। तो इतना सक्षम रहना चाहिए कि दोनों पेपर में आप डील कर पाओ। तो अपने जीएस के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब जैसे बताया था कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जीएस फर्स्ट में सिलेबस देखिए, सिलेबस में सब्जेक्ट देखिए क्या क्या है, कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसका मतलब 4 सब्जेक्ट। एक तो आर्ट एंड कल्चर, जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है वो उसका मतलब आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर। और हिस्ट्री दिया है, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है एंड सोसाइटी है। तो यहाँ वर्ल्ड का भी शामिल है। प्रीलिम्स में आपने देखा था कि जो जियोग्राफी था वो इंडियन एंड वर्ल्ड का था, लेकिन हिस्ट्री वहाँ वर्ल्ड नहीं दिया था। यहाँ पर वर्ल्ड का भी हिस्ट्री इंक्लूड किया है। तो पहला लाइन जो सिलेबस का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इंडियन कल्चर विल कवर सालिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम मतलब एशियन से लेके, प्राचीन समय से लेके अब तक की सारे फॉर्म, आर्ट फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, डांस आ जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगी, पोट्री आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आर्ट फॉर्म हो गई। और लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ऐसे बहुत सारे पुराने लिटरेचर हुए हैं प्राचीन काल से लेके अब तक के, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आर्किटेक्चर एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम तक, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। फिर यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का दे रखा है यहाँ पर, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट एंड पर्सनालिटीज, इशूज, ये सब दिया है। तो यहाँ बोल रहा है जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडिल मतलब 1750 से लेके 1750 से लेके अब तक की बात कर रहा है, जो बहुत घटनाएं हुई है, सिग्निफिकेंट घटनाएं हुई हैं। अब इसी के माध्यम हमारा आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे दिया भी है, फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेज एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट से कैसे नेशनल मूवमेंट उठा था, कैसे फ्रीडम स्ट्रगल की बातें हो रही थी, ये सब। आज़ादी के बाद कैसा हमारा देश रियासतों में बैठा था, उसको कंसोलिडेट कैसे किया गया, क्या क्या परेशानियाँ आई, उन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट दिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, यहाँ सिलेबस का पार्ट दिया है, बहुत डिटेल में दिया है दोस्तों। आप इसको समझकर एक एक पॉइंट को जानकर पढ़ सकते हैं। जानना, दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या पार्ट है, एंशिएंट का क्या है और सोसाइटी का क्या पार्ट है। आगे यहाँ पर दिया है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब जो हिस्ट्री, वर्ल्ड लेवल पे हिस्ट्री है, उसकी बारे में बात कर रहा है कि जो 18th सेंचुरी के आसपास से शुरू हो रही है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। वर्ल्ड वार कब हुआ था, जैसे वर्ल्ड वार का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड,
जर्मनी, चाइना, इन सब के बारे में जर्मनी और यूएसएसआर के आप बारे में जान रहे हो कि कैसे अमेरिका ने युद्ध लड़ा था, ये सब सारी चीज़ें, परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा एंड नागासाकी पर, इन सब के बारे में चर्चा करना है, इन सब के बारे में जानकारी रखनी है। फिर आ रहा है रिड्रावल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। नेशनल बाउंड्रीज कैसे बनी थी, रेड क्लिफ लाइन, मतलब डोरंडो लाइन, कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, डीकोलोनाइज कैसे हुआ। फिर इसके बाद पॉलिटिकल फिलोसफर बहुत हुए हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, इन सब के बारे में जानना है। और बहुत सारे सिस्टम बने, कम्युनिज्म, अगर आप नए हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं इन सब शब्दों का, तो इनको बारे में जानना है। कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, और इसके बहुत सारे फॉर्म है सोसाइटी में। अब आते हैं सोसाइटी के पार्ट। अब अपना इंडिया है, यहाँ पहला ही पॉइंट दिया है, सालिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो सोसाइटी का पार्ट है कि बहुत डीप लेवल पर कैसे डाइवर्सिटी है इंडिया में। फिर उसमें रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू। वीमेन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, पॉवर्टी के बारे में, डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम देयर रेमेडीज। तो ये सिलेबस में दिया है कि अगर आप ऑफिसर बनोगे, जो वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, पुअर लोग, वीमेन लोग, तो इन सब के बारे में कैसे रेमेडीज करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, इन सब के बारे में बात कर रहा है सिलेबस। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हमारी इकोनॉमी हम दूसरे देश से सामान का वितरण नहीं हो रहा था, जब वितरण नहीं हो रहा था, हम आदान प्रदान नहीं कर रहे थे, ये 1991 मतलब 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद एलपीजी रिफॉर्म हुआ, उसके बाद से बहुत सारी कंपनियां बाहर की आने लगी, उसका हमारे सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पॉइंट दे रहा है। उससे क्या एज ए सोसाइटी लेवल पर क्या चेंजेज आए, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म एंड रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म की बात कर रहा है। यहाँ बहुत अच्छी बात उठाए, रीजनलिज्म जो क्षेत्रीय, जैसे कम्युनल वायलेंस होता है, हिंदू मुस्लिम में मार हो जाता है, सिख में मार हो गया कहीं पर, सिख और मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है, उनके बीच में क्या विविधताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो समझना है। इसके बाद में रीजनल लेवल पर आपने बहुत सारे इवेंट देखे होंगे देश में कि जैसे महाराष्ट्र में यूपी वाले को कुछ न कुछ कर दिया जाता है, कुछ अनसोशल लोग हैं, तो इन सब के बारे में बेहतर समझ रखनी होगी। सेकुलरिज्म क्या है, हमारा स्टेट कैसे धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष, मतलब कि किसी को मतलब आइडेंटिटी नहीं बन, जैसे हिंदू मेजोरिटी है इंडिया में, तो ऐसा नहीं कि हिंदू हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं और जो माइनॉरिटी में उनको कुछ दिया नहीं जा रहा है, इक्वल लेकर चलना है। सेकुलरिज्म का मतलब यहाँ पे ये दिया है, तो इन सबको पढ़ना होगा आपको। तो ये रहा आपका सोसाइटी का पार्ट। अब आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। यहाँ दिया है, सालिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, अब वर्ल्ड की बात कर रहा है, फिजिकल जियोग्राफी मतलब कि कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ आपके प्लेटू हैं, कहाँ पर चैनल्स बने हैं, कैसे, ये सारे फिजिकल जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, चक्रवात, सुनामी, ये सब सारी चीज़ें, इन सब के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पर दूसरे ही पॉइंट में दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो नेचुरल रिसोर्सेस है कैसे वर्ल्ड में वितरण है, उनकी क्या आइडेंटिटी है, कैसे उनके लिए अभी भी देखो ईरान में मार हो रहा है, ईरान का अमेरिका युद्ध कर रहा है ईरान पर, क्यों? क्योंकि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेस हैं कुछ ना कुछ। तो इसी तरह आपको जानना है कि इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस, ये चीज़ें हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें जब इंडस्ट्री में कन्वर्ट होती है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जैसे कॉटन है, कॉटन की आपको इंडस्ट्री में उसका कुछ बनाया जाए, कपड़े बनाए जाए। और सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर जो मार्केटिंग होती है उसकी, बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब सारे सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो भी पार्ट दिया गया है। हालांकि ये पार्ट थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेट करता है। जियोग्राफी और इकोनॉमी का जब सिलेबस देखेंगे तो इकोनॉमिक्स आपके GS 3rd में है। तो
यहाँ पर आगे देख रहे हैं इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटीज आ रहा है, साइक्लोन ईटीसी। तो इन सब का नेचर देखना पड़ेगा कि कहाँ सुनामी ज़्यादा आ रही है, कहाँ अर्थक्वेक का प्रोन एरिया कौन सा है, उसके कारण क्या है, ये सब जियोग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा। जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन चेंजेज इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप एंड फ्लोरा एंड फौना इफेक्ट ऑफ द सच चेंजेज। तो जियोग्राफी का आप यहाँ पर देख रहे हो पूरे अच्छे तरीके से कि सिलेबस के हम पहले जीएस फर्स्ट के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कौन कौन सब्जेक्ट था मेन ये दिमाग में रखना है, क्या क्या की पॉइंट है ये भी दिमाग में रखना है। जब तक सिलेबस आपको दिमाग में याद नहीं होगा या उसके की पॉइंट याद नहीं होंगे तब तक आप पढ़ाई करते समय दिशा में भटक जाएंगे। अगर याद रहेगा तो आपको किताब उठाते समय समझ रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा जोर दे के पढ़ना है, सिलेबस का क्या पार्ट है। इसलिए सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह रहा दोस्तों हमारा जीएस फर्स्ट का सिलेबस। अब जीएस सेकंड के सिलेबस में आते हैं, जनरल स्टडीज सेकंड में। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें देखिए गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर बहुत फेमस चीज़ है। आईआर का मतलब होता है कि अगर आप सिलेबस में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। ये सिलेबस दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, फीचर्स क्या है, अमेंडमेंट्स क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। अगर हम बात करें कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, फिर इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सारी चीज़ें, कहाँ से चीज़ें, कौन कौन से देश की संविधान में अपनी चीज़ें जुड़ी हुई है, और अमेंडमेंट्स कितने हुए। अभी 106 के आसपास अमेंडमेंट हो चुकी है। कौन कौन से उसमें एक्ट बना के जोड़ दिया गया है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन कौन सा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे डेमोक्रेटिक हो गया और जो फेडरल नेचर है, ये सब सारी चीज़ें एक कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन स्टेट, इशूज and challenges pertaining to their federal structure, devolution of power and finances up to local level and challenges therein। तो इसका मतलब जो यूनियन लेवल पर देश जैसे मोदी जी हैं और अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, अलग अलग स्टेट, ऐसे यूनियन चल रहा है और अलग अलग स्टेट है, इनके बीच में संबंध क्या है, कौन किस पर पावर रखता है कानून बनाने की, और पैसे का वितरण कैसे होगा, इन सब के बारे में यहाँ पर कानूनी रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा कि नियम लॉज क्या दिए गए हैं इन सब के बारे में। और फिर ग्राम पंचायत तक या म्यूनसिपालिटी तक कैसे पहुँचता है, और उनकी पावर, अथॉरिटी, अधिकारी, मतलब कि अधिकार क्या क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको जानना होगा। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद द अदर कंट्रीज। अब कंपेयर करना है कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं अदर कंट्री से, जैसे अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस है, ब्रिटेन के में क्या, आयरिश और यूएसएसआर के, या आप रसिया समझ लो, इन सब में इनके कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंसेस क्या क्या है, इन सब के बारे में जानकारी रखनी है। अब आता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट क्या है, एक लेजिस्लेचर चीज़ है जहाँ पर सांसद लोग रह के कानून बनाते हैं, ये देश का मेन पार्ट है ना, मेन। जैसे एक कंट्री में एक पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर, हर स्टेट के अलग अलग विधायिका है, तो उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, उनके बिजनेस मतलब कि कार्य क्या क्या है, फंक्शनिंग, कंडक्ट क्या क्या कर सकते हैं, पावर एंड प्रिविलेजेस क्या है, कितनी पावर रखते हैं, उनको क्या छूट दिया गया है उन सब के मेंबर को, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ देयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जुडिशरी के भी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। अब जुडिशरी के बारे में जानते होगा आप, मोटा मोटा सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट होते हैं। तो इन सब के बारे में सिलेक्शन, जजेस के सिलेक्शन, उनके पावर, पैसे, सब ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको।
सिलेबस के पार्ट हैं। देख रहे हो कि दोस्तों कितना डिटेल में सिलेबस दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो साइलेंट फीचर पढ़ना है किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। पीपल एक्ट मतलब यहाँ पर दिया है जो लोग चुनाव में लड़ते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में से जुड़ी हुई नियम कानून यहाँ पर दिया रहेगा। उसके बारे में सिलेबस का पार्ट बोल रहा है, इसको पढ़ना है। अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर एंड फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। तो देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, और आपने सुना होगा कि ईडी हो गया। इन सब के बारे में क्या क्या फंक्शन है, क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सब। और बहुत सारे कोसाइड जुडिशियल बॉडी बनाई गई है देश में। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, और गवर्नमेंट की क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या पॉलिसीज है। डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू एराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनको पढ़ना, इस तरह से आपको जानना पड़ेगा। तो जीएस सेकंड के यानी जनरल स्टडीज सेकंड का यह रहा पॉलिटी वाला हिस्सा। अब हम आते हैं इसके जो सोशल जस्टिस वाला दिया गया है, सोशल जस्टिस सोसाइटी पहले जीएस फर्स्ट का पार्ट है, सोशल जस्टिस सेकंड का पार्ट है। इसमें क्या दिया गया है कि डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर। जो एनजीओ है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इन सब के जो एसोसिएशन अलग अलग बने हुए हैं, इनके महत्व क्या है, डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में ध्यान रखना होगा। वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। अब देखो सोसाइटी उसमें पार्ट 1 में दिया था, पार्ट 2 में दिया है सोशल जस्टिस। तो इसके बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिया है कि वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम मैकेनिज्म लॉज क्या है, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन। जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो बच्चे हैं, वीमेन हैं, पुअर हैं, ये वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। इनके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसी कैसी पॉलिसियाँ ला रही है, क्या लॉज है, इन सब के बारे में जानने को बोल रहा है। इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट, मतलब इशू रिलेटेड जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है, एजुकेशन से रिलेटेड इशू है। अभी एजुकेशन में अभी देख रहे हो कि क्या पेपर लीक का मामला आया था, नीट में कितने बच्चे मतलब उनका नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत सारे पेपर लीक हुए और जंतर मंतर पर कितने धरना हुई। आपने इसका शायद आप में से बहुत लोग गए भी होंगे। तो यही है, समझना है कि क्या इशूज आ रहे हैं, कैसे इसका रेमेडीज हो सकता है। इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर, ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड था सिलेबस का पार्ट। अब इसमें एक पार्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है। तो हाँ, एक पार्ट और बचा हुआ हमारा गवर्नेंस का पार्ट। गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के रूल रेगुलेशन, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, शासन कैसे चलाया जाए, वो गवर्नेंस का हिस्सा होता है। जो हमारे सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है रूल एंड लॉज को, तो क्या कैसे होता है। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन अदर मेजर। तो इसमें दिया है मोटा मोटा 2-3 शब्द। ई गवर्नेंस की बात करो, आप सिटीजन चार्टर की बात करो। तो ई गवर्नेंस का मतलब जो से अब आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस से क्या क्या एस्पेक्ट है। ई गवर्नेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गवर्नेंस में देख रहे हैं, गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीज़ों के बीच में। और जो अगर शासन में इम्प्लीमेंट हो, कोई रूल लॉज को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नेंस एक बहुत बड़ा जिम्मेदार। गवर्नेंस अगर अच्छे से ना हो तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो होंगे वो जिम्मेदार होंगे।
जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। इस तरह ई गवर्नेंस बहुत सारा आप डॉक्यूमेंट अब आजकल ऑनलाइन बनवा पा रहे होंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे बहुत सारे, जैसे आप लाइसेंस बनाना आप ऑनलाइन कर ले रहे हैं, पैन कार्ड बनाना ऑनलाइन कर पा रहे हैं। तो ई गवर्नेंस का ये सब पार्ट है। किसी को कंप्लेन करना है तो आप घर पे ऑनलाइन बैठ के कर पा रहे होंगे, उसका रिड्रेसल भी हो जाता है। तो ऑनलाइन सारी चीज़ें दिख रही है, ये ई गवर्नेंस का पार्ट है। इनके बारे में जानकारी है, सब सोचना समझना पड़ेगा आपको। तो सिटीजन चार्टर जैसे हर पब्लिक सेक्टर की जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कहीं भी हो, सिटीजन चार्टर बना होता है कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव रखेंगे, लोग क्या जानकारी ले सकते हैं, वो सिटीजन चार्टर है, उसके बारे में जानिए। और यहाँ पर दिया है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है, इसके बारे में जानकारी रखना है होगा आपको। ये आईआर का पार्ट है। आईआर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो पहले ही लाइन में दे रखा है इन्होंने, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशनशिप। अब इंडिया जो है, पाकिस्तान जिसको हम तुम बेटा कहते हैं, हम और तुम, उसके साथ कैसा रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ कैसा रिलेशन है, अपने जो नेबरहुड जितने भी कंट्री है, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, हमारा लैंड डिस्प्यूट है एक नहीं है, उनके साथ हमारा क्या ट्रेड चल रहा है, आगे क्या इंटरेस्ट है एक दूसरे के बीच में, इन सब, और कुछ रीजनल ग्रुपिंग है, किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। बाइलेटरल का मतलब है कि द्विपक्षीय, मतलब कि एक देश दूसरे देश के साथ कैसा संबंध रखता है, बाइलेटरल चीज़ें हैं। बहुत सारी ग्रुपें भी बनी है, जैसे आपका सार्क ग्रुप हो गया, और बिम्स्टेक हो गया, ये सारी ग्रुपें बनी हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, कौन कौन सी पॉलिसी इफेक्ट करेगा और पॉलिटिक्स कैसे इफेक्ट करती है, आप डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंडियाज इंटरेस्ट। जैसे अभी अमेरिका ने मोदी जी के बारे में, आपने इंडिया के बारे में बोल दिया कि हमने बोला था कि पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हो रहा था तो हमने बोला था कि इंडिया विड्रॉ कर ले, हमने प्रेशराइज किया था। ये पॉलिटिक्स है। डोनाल्ड ट्रंप ने बस बोल दिया और इंडिया के इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा उससे। तो इस तरह से पॉलिसीज, कोई देश किस तरह से पॉलिसीज बनाता है कि हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, इन सब, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आईआर। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, सारी चीज़ें है। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एजेंसी बनी, जैसे आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और सुना होगा लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारी UN का, ऐसे बहुत सारी एजेंसीज बनी है, उनके बारे में जानकारी रखनी होगी आपको। तो ये रहा हमारा डिटेल सिलेबस UPSC के GS2 का। अब GS 3 के पार्ट पे आते हैं। GS 3 में कई सारे सब्जेक्ट हैं, आपको देखना होगा। यहाँ पे दिया है टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक, GS 3 का पार्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक्स जो है GS 3 का पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट किसका पार्ट है, 3rd का पार्ट है। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी यहाँ से मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इंटरनल सिक्योरिटी जो विद इन देश में सिक्योरिटी, जैसे पुलिस हो गया, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करती है, कैसे हमारे समाज में सिक्योर बना कर रखती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में है। और डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पर देश में कई हिस्से हैं, कहीं पर बाढ़ आ रहा है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, सुनामी आ रही है, तो इन सबको कैसे मैनेज किया है उसके बारे में सिलेबस भी डिटेल में रखता है। क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हेड होगा वो जिले का IAS ऑफिसर ही होता है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आपको किस तरह से चीज़ें देखनी चाहिए, इसलिए इसमें सिलेबस दे रखा है, ये आपको पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो आते हैं जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट दिया है, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पहले ही लाइन में दे रखा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके समय प्लानिंग में क्या क्या दिक्कतें हुई। तो 5 ईयर प्लान जब आया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई थी, इस सब के बारे में जानकारी। और रिसोर्सेस कैसे मोबिलाइज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उनका
रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज हो रहा है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ घट रहा है, इन सब के बारे में चीज़ें को जानकारी रखना होगा आपको। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू राइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि सोसाइटी में जितने लोग हैं सब इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। कैसे पार्टिसिपेट करें? अभी आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि मोदी ने जीरो बैलेंस पर खाता खुलाया, जनधन खाता, जनधन योजना है, सबके खाते हो गए। जो महीने का 2000 भी कमा रहा है उसके पास भी एक कम से कम अकाउंट बैलेंस हो, अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, तो कुछ ना कुछ अपना सेविंग करेगा। सेविंग जब होगा तो वही सेविंग तो लोन में जाके कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से इकोनॉमी सबका पैसा घूमता है। और इससे रिलेटेड इश्यूज क्या आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको कैसे हम रेमेडीज क्या है, क्या उसका रिड्रेसल कैसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बजटिंग, यहाँ गवर्नमेंट बजटिंग मतलब जो टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स से पैसा कमाता है, कहीं कहीं बोरोइंग लेता है, उधार लेता है, तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस हम अलग से दिया होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें, कैसे गवर्नमेंट अपना खर्च कहाँ से पैसे कमाती है, कैसे पैसे खर्च करती है, कैसे चीज़ों को मैनेज करता है, तो जीडीपी क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। तो इकोनॉमी का एक हिस्सा है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे क्रॉप हैं, यानी फसलें, हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं ना, चना, धान, गेहूँ, सरसों, इन सबको कहाँ कौन सी चीज़ें उगती हैं, कौन सी पार्ट, इंडिया के कुछ पार्ट में कौन सी फसलें ज़्यादा उगती हैं, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम बहुत सारे हैं, सिस्टम स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट एनी टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर। और टेक्नोलॉजी फार्मर का कैसे ऐड कर रही है, ऐड मतलब सहायता कर रही है, किस तरह से फार्मर टेक्नोलॉजी में की माध्यम से, जैसे आजकल आ गया कि ई मैपिंग हो जा रहा है, हाँ, नैनो यूरिया आ गया है, तो ये किसानों के फ़ायदेमंद के लिए चीज़ें हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा। इशू रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किससे रिलेटेड? जो हम गवर्नमेंट एक एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है किसी फसल को, उससे रिलेटेड इशू क्या है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसे बोलते हैं, हाँ, जैसे आप राशन की दुकान में जाते हो राशन लेने, मतलब गवर्नमेंट राशन की दुकान जो गांव में होता है, राशन कार्ड के द्वारा मिलता है वो वाली, और डायरेक्ट खाता में बेनिफिट मिलता है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, किसान का 6,000 रुपये साल के आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप, सिग्निफिकेंट, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो प्राइमरी सेक्टर में फूड है उसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे टमाटो का केचप बन रहा है, धान और गेहूं की फसलों से बिस्किट बन रहा है, न जाने शुगर से जो गन्ने हैं, शुगर केन है, उससे शुगर बनाई, चीनी बनाई जा रही है। तो इन सब की इंडस्ट्रीज के बारे में, कैसे उनका क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पे करी जा रही हैं, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी हम बात कर रहे थे जब हम सोसाइटी पढ़ रहे थे कि वो ग्लोबलाइजेशन के कारण सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, उसी इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट हुआ जब बाहर की कंपनियां हमारे देश में आना शुरू करी, और उस तरह से इकोनॉमी हमारे चेंजेस क्या हुआ, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पर क्या इफेक्ट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि जहाँ पर रेलवे नेटवर्क बना है, एयरपोर्ट बने हुए हैं, रोड्स बने हुए, एनर्जी के पोर्ट्स बने हुए, एनर्जी मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पैनल हो गया, ये सब सारी चीज़ें एनर्जी से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, ये रही सारी इकोनॉमिक्स की बातें। अब इसी ही चैप्टर से रिलेटेड, इसी GS3 में दिया है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। तो साइंस एंड टेक में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो एवरीडे लाइफ में परिवर्तित हो रही है, जैसे वो चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड हो, सैटेलाइट से रिलेटेड हो, रॉकेट से रिलेटेड हो, और नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ये सब आ रहे हैं साइंस में।
चीज़ें जो इन्वेंशन हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखनी ज़रूरी है। अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियंस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अचीवमेंट रहा है इसके बारे में जानकारी रखना है। जैसे हमारा DRDO हो गया, स्पेस खुद का है, बढ़िया हम कर रहे हैं स्पेस और DRDO के माध्यम से अच्छा कर रहे हैं। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कैसे हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर, जो भारत बोल रहे हैं आत्मनिर्भर मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक पर काम करें, इंडस्ट्रीज बढ़े हमारे यहाँ। अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ IT फील्ड, स्पेस का, स्पेस का, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब कि जो किसी ने अपने बौद्धिक क्षमताओं से जो भी चीज़ बनाई है उसकी संरक्षण कैसा है, उसको कोई कॉपी ना कर पाए, इन सबको प्रोटेक्शन कैसे देना है, ये सब सारी साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है कि इन्वायरमेंट में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, जो पॉल्यूशन है इन्वायरमेंट में उसको कैसे कम किया जाए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर बहुत सारी हो गए, सुनामी, अर्थक्वेक, इन सबको कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी रखनी होगी। अब यहाँ पर दिया है जैसे कि सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में जिस तरह से लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रीड ऑफ एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। जो समुदाय, जो ग्रुप मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं वो कैसे एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, उनको डेवलपमेंट कैसे, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, कैसे लिंक बैठाया जाए। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे, जो रोल क्या है, जो स्टेट और नॉन स्टेट के लोग हैं, नॉन स्टेट मतलब जो आउटसाइड ऑफ इंडिया के लोग कैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में असंतोषजनक फैला सकते हैं। जैसे कम्युनल भी एक तरह से हो सकता है, या यहाँ के लोग, कुछ लोग आतंकवादी या मतलब कि उग्र रूप से कहीं वायलेंस करने लगे, सोसाइटी अशांत हो जाए तो उसको किस तरह से डील किया जाए, ये सब सारी चीज़ें। चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना वाली बॉर्डर हो गया, और जो हमारा बहुत कोस्टल एरिया लगता है, यहाँ पर कौन कौन सा सिक्योरिटी फोर्सेस लगते हैं, कैसे मैनेज किया जाएगा, है इन सब के बारे में। और लिंकेज कैसे, इन सब सारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लिंकेज कैसे हो, तो इन सब के बारे में जानना है आपको। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज देयर मैंडेट, उनके क्या क्या कार्य हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CRPF है, बॉर्डर सिक्योरिटी, BSF है, अपने अपने पुलिस का जो पूरा विंग्स है, कोस्टल एरिया पर जो पूरा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। GS थर्ड का पार्ट में आपको मोटा मोटा सब्जेक्ट दिमाग रखना है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट पूरे इसके GS थर्ड के में इन्वॉल्व है। GS फोर्थ जिसे हम इथिक्स का पेपर कहते हैं, इथिक्स बहुत ही, इसमें 3 ही वर्ड दिया है, इसके बहुत ज़्यादा समझने के, जब हम सब्जेक्ट आप पढ़ोगे टीचर्स वो ज़्यादा समझा पाएगा इस चीज़ को, वो ज़्यादा ही डिटेल में बात करेगा। अभी हम यहाँ मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस मतलब होता है जो इथिकल चीज़ें हैं और ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कैसे ही आप जब यहाँ पर सिलेबस देने का मतलब बस यही है कि आपको एक तरह से जब आप किसी बड़े पद पर बैठते हो, एज आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या किसी बड़े ऑफिसर बन के किसी सिस्टम में जब बैठते हो, तो आपकी दायित्व बनता है कि एथिकल रहो, ट्रांसपेरेंट रहो ना, और सत्य पर काम करो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से आप कर पाओगे, अपने ड्यूटी को अच्छे से निभा पाओगे। और बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन भी आएगा कि आपको पॉलिटिकल प्रेशर है, जैसे मान लो कि आपका लोकल विधायक या लोकल सांसद आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है
हाँ, कि ये काम करवा लो, अनैतिक काम करवाने के ऊपर बल दे रहा है। तो आपको इन सब सारे चीज़ों से कैसे डील कर सकते हो, ये आपको इथिक्स सिखाएगा। इथिक्स में इन सब चीज़ों का निवारण कैसे कर सकते हो, इन सब इस सारे सिलेबस में ये सब दिया गया है। तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, यहाँ देख रहा है मेन चीज़ें में देखते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स भी पढ़ना है आपको। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, प्राइवेट में एथिक्स का क्या महत्व है और पब्लिक में जो है चीज़ें हैं उसको कैसे रिलेट करती है एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है। तो लीडर्स के बारे में जानना है, जैसे गांधी जी, नेल्सन मंडेला और कार्ल मार्क्स, इन सब बहुत सारे अच्छे लीडर हैं जो एथिकल वैल्यूज सिखाते हैं आपको, उनके कोटेशंस हैं, इन सब के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है आपको। एटीट्यूड क्या है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर्स, मोरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, ये सब सारी चीज़ें दी रखी हैं। तो आई होप ये सिलेबस को एक बार अच्छे से डीप में पढ़ें आप। मैं इसका लिंक टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और इसको अच्छे से एक बार दिमाग में रखिए, 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए। हाँ, तो आई होप ये सारे सिलेबस आप समझ रहे हो, और इसको वीडियो एक बार 2 बार और देख सकते हो अगर समझ नहीं आया। और इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, वहाँ जाके विजिट करके डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर लोगे आप। तो आपको समझने की चीज़ें ज़रूरत इसलिए है कि अगर बेटा सिलेबस अगर आप नहीं कर पाओगे अच्छे से तो आप कहीं ना कहीं भटकोगे। और सिलेबस शायद एक बार में याद ना हो, उसको 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार भी देखना पड़े तो देखो, क्योंकि अगर आपको नाभि का पता चल जाए तो आप रावण को जरूर मार पाओगे। इसीलिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा पूरा सिलेबस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो का थोड़ा ही पार्ट समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट पे अपना क्वेश्चन रेज करें। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो तैयारी कर रहे हैं, करने की इच्छुक हैं उनके साथ। तो प्रेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।